आज से बायोलॉजी स्टार्ट भाई, एकदम बेसिक से। अब बायोलॉजी का टेंशन नहीं लेना है। बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा, 10 नंबर का बायोलॉजी से पूछता ही है। और ये 10 क्वेश्चन जो होता है कथन निष्कर्ष का, एकदम एग्जाम में रुला देता है। सबको पता है और मुझे भी पता है। तो ये जो 10 क्वेश्चन होता है, ये सब एनसीईआरटी क्लास 9 और क्लास 10 से होता है। जाकर देख लेना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। ज़्यादा पीछे का नहीं, 2025 और 26 का। ज़्यादा पीछे वाला तो सब वन लाइनर था, तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 9 बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास है ये। चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई, और साथ में इसका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। किसी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस सामने बुक रखो और चुपचाप देखो। जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होगा जो हम लिखते हैं उसको हम टेलीग्राम में डाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है, कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना प्रकृति के छत्ते जैसे प्रतीत होती है। क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, ठीक। इन्होंने क्या किया कि एक कॉर्क लिए। और कॉर्क क्या होता है भाई? तो कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। तो पेड़ की छाल से कॉर्क ले लिए, कॉर्क को काट दिए। काट के उसके बाद देखते हैं, अवलोकन करते हैं, तो रॉबर्ट हुक को क्या मिला? इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखे। प्रकोष्ठ मतलब मान लो छोटा छोटा डब्बा, डब्बा टाइप का स्ट्रक्चर। यही प्रकोष्ठ जो है आगे जाके बोलेगा कि कोशिका मिला, सेल मिला, ठीक ना। तो वो जो प्रकोष्ठ देखे थे, जिसकी संरचना कैसा था भाई? मधुमक्खी के छत्ते जैसा लग रहा था। मधुमक्खी के छत्ता देखिए, वो छोटा छोटा डब्बा टाइप का होता है, तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा था वो प्रकोष्ठ। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, ठीक है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। जो रॉबर्ट हुक ये एक्सपेरिमेंट किए थे, वो अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से ही देखे थे 1665 में। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठकों को कोशिका कहा। जो अभी यहाँ बताया कि जो प्रकोष्ठ देखे थे वही आगे जाके बोलेगा कि वही सब कोशिका था। तो बोल रहा है कि रॉबर्ट हुक ने वही सब प्रकोष्ठकों को कोशिका कहा, सेल कहा। सेल या कोशिका बोलो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। छोटा कमरा या प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ मतलब बोले एक छोटा छोटा डब्बा टाइप का। तो सेल का मतलब होता है क्या? छोटा कमरा टाइप का, ठीक। क्लियर हो गया? आगे आओ। उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, मतलब ये जो घटना हुआ मतलब कि भाई कोई वैल्यू है, छोटा मोटा घटना है, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ठीक। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। तो जो हुक एक्सपेरिमेंट किए थे, ये बहुत सारे सजीवों में देखे कि अलग अलग एकक होते हैं। अलग अलग एकक मतलब क्या? कि एकक मतलब हो गया इकाई। इकाई मतलब क्या है? कि जो बेसिक यूनिट होता है किसी भी सजीव का, जो सजीव जिस चीज से बना होता है वही होता है एकक, इकाई। वही इकाई मतलब सेल के बारे में बात कर रहा है। सेल क्या होता है? एक बेसिक यूनिट होता है, इकाई होता है। तो वही बोला है कि सभी सजीव जो है अलग अलग इकाई से बना होता है, अलग अलग सेल से बना होता है। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। वही हुआ, एकक मतलब क्या? इकाई। इकाई मतलब क्या? कोशिका। तो एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। चलो तो कोशिका के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। सजीव किससे बने होते हैं? तो कोशिका से बने होते हैं। अब उसका बोलेगा क्रियाकलाप करने के लिए। क्रियाकलाप जो है, इस हम क्रियाकलाप को पढ़ाते नहीं, ठीक, क्योंकि ये दिया हुआ है क्रियाकलाप की अपने स्कूल के एक्सपेरिमेंट रूम में जाओ, वहाँ पे ये लो, वैसे लो, कॉर्क लो, यहाँ पे कांच का स्लाइड लो, फिर माइक्रोस्कोप लो। तो हम लोग के पास तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? बस एक बार तुम लोग को ऊपर ऊपर झलक दिखा दे रहे हैं, मतलब आभास करा दे रहे हैं कि क्या चीज़ अभी होगा। हम लोग सीधा पढ़ लेंगे कि इसका, इस एक्सपेरिमेंट का, इस क्रियाकलाप का क्या निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष तो यहीं पे है, तो एक बार ऊपर ऊपर देख लेते हैं हम लोग। बोल रहा है कि प्याज का एक छोटा टुकड़ा ले लो। ले लिए भाई। चिमटी की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की ओर से झिल्ली उतार सकते हैं। बोला है प्याज का टुकड़ा लो और चिमटा होता है ना, चिमटा की सहायता से प्याज का छिलका छीलो, और जो अवतल सतह है, अवतल सतह मतलब जो छिलका के अंदर वाला भीतरी सतह
से झिल्ली उतार दो। ठीक, मतलब झिल्ली उतार दो, जो मतलब जो खोइचवा नहीं होता है प्याज का, छिलकवा छील दिए और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको ले लिए। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वाच ग्लास में रख लेते हैं। जो झिल्ली निकालेंगे प्याज से उसको तुरंत पानी वाले वाच ग्लास, कोई एक्सपेरिमेंट वाला चीज होगा, शीशा टाइप का होगा, उसी पे रख लेते हैं। उसमें पानी होगा। पानी वाले ग्लास में क्यों रख रहे हैं, बोल रहा है कि इससे झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से बच जाएगी। मतलब जो हम निकाले हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्याज में से, वो मुरझाएगा नहीं, सुखाएगा नहीं। देखे होगे कि हम लोग प्याज काट के और आधा रख देते हैं कि आधा बाद में उसका कुछ यूज करेंगे, फिर देखते हैं 2 घंटा 3 घंटा बाद कि वो मुरझा जाता है। तो वही बोला इसको पानी में रख दो कि मुरझाएगा नहीं, सूखेगा नहीं। ठीक, फिर बोला एक कांच की स्लाइड लो। अब एक कांच का कुछ एक्सपेरिमेंट वाला चीज लो, इस पर पानी की एक बूंद डाल दो, उस पर पानी को बूंद डाल दो और वाच ग्लास में रखी जो झिल्ली है, इस छोटे टुकड़े के को इस स्लाइड पर रख दो, और जहाँ पे जो हम झिल्ली लिए थे पानी में रखे थे, इसी स्लाइड पर रख दो। अब देख रहे हो एक्सपेरिमेंट। अब यही बोलेगा ऐसे वैसे कर दो। फिर सब करने के बाद यहाँ पे जो कांच का स्लाइड तैयार होगा, स्लाइड पे जो प्याज का छिली रहेगा उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख दो। फिर देखोगे तुमको क्या नजर आ रहा है, आपने क्या देखा। तो हम लोग के पास हथियार है, बताओ, ना माइक्रोस्कोप है, ना स्लाइड है, ना कांच का जो क्या क्या प्लेट बोला था, ये सब है नहीं है। आइडिया लग गया ना कि क्या मतलब होगा आगे। तो आगे यही होगा कि माइक्रोस्कोप में जो कांच का ग्लास आएगा उस पर झिल्ली रख के इसको नीचे रख के देखा जाएगा। ठीक, अब देखने पे क्या पता चलेगा, देखो लिखा हुआ है सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप। अब देखने पे बोल रहा है कि आपने क्या देखा भाई, चलो बता रहे हैं क्या। हम लोग तो देखे नहीं है लेकिन फिर भी इमेजिन करेंगे। क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं उसे कागज पर खींच सकते हैं। मान लो हम लोग माइक्रोस्कोप में देख लिए कि भाई छोटा छोटा डब्बा दिख रहा है, प्रकोष्ठ टाइप का दिख रहा है, सेल दिख रहा है, तो उसको आप कागज पे खींच सकते हैं। हाँ भाई खींच सकते हैं, देखो खींच दिए, कागज पे खींच दिया, ऐसा ही दिखाई दे रहा था। यह चित्र 5.2 जैसे दिखाई देती है, हाँ ऐसा ही दिखाई दे रहा था, हम लोग देख लिए। ठीक, तो यही है प्याज की झिल्ली की कोशिका। जो प्याज हम लोग नोचे, उसका अंदर का भाग नोच लिए, कांच के स्लाइड पर रख दिए, तो ऐसा ही दिख रहा था। ठीक है, आगे अब बोला है कि अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। अब अलग अलग आकार का प्याज लेंगे, छोटा प्याज, बड़ा प्याज, सब प्याज लेंगे। उसको ऐसे ही उसका छिलका नोच नाच के अंदर का भीतरी भाग निकालेंगे और उसको अस्थायी स्लाइड पर रखेंगे। स्लाइड मतलब वही कांच के गिलास पर, जैसे यहाँ पे हुआ, कांच के गिलास पर रखो, स्लाइड बनाओ, उस पर झिल्ली रखो, पानी डालो, फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डाल दो, फिर देखो। तो माइक्रोस्कोप में रख दिए स्लाइड को, तो क्या हमने क्या देखते हैं, क्या हम एक समान संरचनाओं को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न। अब बोल रहा है कि अलग अलग प्याज लिए हो और सबको माइक्रोस्कोप में देख रहे हो, तो संरचनाएं एक समान हैं या अलग अलग हैं। अब तो हम लोग देखे नहीं हैं। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, ये संरचनाएं क्या हैं। ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। ये किस संरचना के बारे में बात कर रहा है, जो ऊपर में बोल रहा था कि अब हम विभिन्न आकार की प्याज की झिल्लियां से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। मतलब अलग अलग आकार का प्याज लेंगे, छोटा प्याज, बड़ा प्याज, उसका छिलका नोचेंगे, छिलका नोचने के बाद उसका अंदर वाला भाग लेंगे, उससे अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। जैसे इस क्रियाकलाप में हम लोग बना रहे थे, एक क्लास की स्लाइड बनाए, उस पे जो प्याज का अंदर वाला भाग भाग है उसको रख के वहाँ पे पानी में डाले, फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिए। फिर हमने यहाँ से देखा तो क्या देखा, क्या देखने को मिला, हम क्या देखते हैं, एक समान संरचनाएं को देखा या संरचनाएं भिन्न भिन्न था, अलग अलग था। तो उसी का आंसर यहाँ पे दे रहा है कि सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। क्लियर, ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना बनाते हैं जैसे प्याज। ठीक है, जब माइक्रोस्कोप से देखे तो बहुत सारा संरचना, छोटा छोटा संरचना दिखाई दिया, और वही संरचना मिलके एक बड़ा संरचना बनाएगा जैसे प्याज। अब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, पदार्थ हो या हम लोग हो या कोई भी धरती पर कोई भी चीज हो, सब एक बेसिक यूनिट से बना होता है। अगर वो सजीव है तो कोशिका से बना होता है, जैसे हम लोग हैं, बहुत सारे कोशिका से हमारा बॉडी बना हुआ है। जानवर भी है, बहुत ज्यादा कोशिका से बना हुआ है मिलके। तो वैसे ही ये छोटा छोटा संरचना मिलके एक बड़ा संरचना बनाता है। तो जैसे प्याज बन गया, हम लोग बन गए। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। वही अब जो हम लोग यहाँ पे क्रियाकलाप किए, बोला है कि प्याज का आकार
जब कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, विभिन्न विभिन्न आकार का प्याज हो, उसको जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो सबका संरचना एक जैसा ही दिखाई देता है, प्याज बड़ा हो या छोटा हो। प्याज की झिल्ली की कोशिका एक समान है, जो प्याज की झिल्ली की जो कोशिका है एक समान है। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है, कोशिका एक समान है। अब बोल रहे हैं कि प्याज के आकार से कोई मतलब नहीं है कि प्याज छोटा है कि बड़ा है कि क्या है, सबका कोशिका एक समान रहेगा। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, शलकंद प्याज की मूलभूत इकाई है। जो हम लोग छोटी छोटी संरचनाएं देखे यहाँ पे, उस जो माइक्रोस्कोप में देखे, वो क्या है भाई? तो प्याज का मूलभूत इकाई है। अब मूलभूत इकाई प्याज का हो या किसी भी चीज का हो, कोई भी सजीव हो, कुछ भी हो, सबका मूलभूत इकाई वही होता है, कोशिका होता है, वही छोटा छोटा संरचना होता है। ठीक, इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। वही बताए कि जो भी सजीव होता है सबका एक बेसिक यूनिट होता है, इकाई होता है, छोटा छोटा संरचना होता है, वही संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। क्लियर? ना केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु, यही तो बात हम बोल रहे हैं कि जितने भी सजीव हैं, प्याज ही नहीं, जितना भी सजीव है धरती पे जो हमने आसपास देखते हैं, वे सभी कोशिका से बने होते हैं। क्लियर? यद्यपि कुछ जीव एक कोशिक होते हैं, बस यही होता है कि कुछ कुछ जीव जो होता है जिसमें एक ही सेल होता है, एक ही कोशिका होता है। हम लोग में बहुत सारा कोशिका है, तो कुछ कुछ जीव जो होता है एक कोशिका वाला होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेलुलर, एक कोशिका वाला। अब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। आवर्धक लेंस मतलब क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास। बचपन में हम लोग जब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदते थे तो देखते थे उस इंस्ट्रूमेंट का दाम होता था शायद 30-35 रुपया। तो उसके अंदर जब खोलते थे हम लोग ना, तो ऐसा एगो स्ट्रक्चर दिखाई देता था, मतलब जूम करके देखने वाला इस तरह का होता था, याद है? मिलता था तो हम लोग बहुत खुश होते थे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में ही मिल गया है। तो यही था आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास इसको बोलते थे। ठीक, तो यही आवर्धक लेंस का जब खोज हो गया ना, तो इसके खोज होने के बाद ही माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। क्लियर? यह पता चला है कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीवन जैसे अमीबा, क्लैमिडियोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती है। जैसे हम लोग यहाँ पढ़े कि कुछ जीव जो है एक कोशिका वाला भी होता है, एक कोशिका से भी उसका पूरा जिंदगी चलता है। तो वही बोल रहा है कि यह पता चला कि एकमात्र कोशिका, एक कोशिका भी स्वयं में पूरा एक संपूर्ण जीव होता है। समझो, हम लोग में बहुत सारा कोशिका है तो हम लोग जीव हैं। तो ऐसा नहीं है ना कि जिसमें बहुत सारा कोशिका होगा वही जीव होगा, एक कोशिका वाला भी संपूर्ण जीव है। जैसे अमीबा के बारे में सुने होंगे, क्लैमिडोमोनास ये भी एक जीव है, पैरामीशियम भी एक ही कोशिका वाला है, बैक्टीरिया भी एक ही कोशिका वाला है। इन सजीवों को एक कोशिक जीव कहते हैं। ये सब जितना सजीव है ये सब एक कोशिका वाला जीव है। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्य को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। ये तो ठीक है भाई, एक कोशिका वाला जीव है। इसके अलावा बहुत सारे कोशिका वाला जीव जो होता है उसमें बहुत सारा कोशिका मिल के समाहित होके अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग अंग का निर्माण करती है। जैसे हम लोग को देख लो, हम लोग बहुत सारे कोशिका वाले जीव हैं, हमारे अंदर बहुत सारा सेल है, एक सेल नहीं है, बहुत सारा सेल है। अब क्या होता है, सब मिल के अलग अलग कार्य करता है और अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग अंग का निर्माण करता है। जैसे हाथ से अलग काम होता है, पैर से अलग काम होता है, आँख से अलग काम होता है। तो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग अंग का निर्माण करती है। ये सब कोशिका मिलकर करता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, देखो, बहुकोशिक जीवों को उदाहरण दे रहा है फंजाई, कवक कैटेगरी का है फंजाई। ठीक, पादप मतलब प्लांट किंगडम, जो पौधा वाला होता है, ये सब पौधा जीव। और जंतु में आते हैं हम लोग, ये सब कौन है भाई? तो बहुकोशिक जीव हैं, इसमें बहुत सारा कोशिका होता है। ठीक, प्लांट, एनिमल और फंजाई। क्या हम कुछ और एक कोशिक जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? हाँ भाई, पता कर सकते हैं। प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिक से ही विकसित हुआ है। देखो, जितना भी बहुकोशिक जीव है हम लोग पढ़े यहाँ पे, फंजाई, पादप जो प्लांट किंगडम है, जो जंतु है एनिमल किंगडम है, ये सभी बहुकोशिक हैं। तो जितना भी बहुकोशिक जीव है ये सब एक कोशिक से ही विकसित होता है। ठीक,
कैसे? कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। जो अगर एक कोशिका बना ना, वो अपने में विभाजित होकर अपने ही जैसा बहुत सारा कोशिका बनाता है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। तो जितना भी कोशिका बना, वो सब कोशिका जो है अपने पहले वाले कोशिका से ही विभाजित होकर बना होता है, ठीक, उत्पन्न होता है। क्लियर? आ जाओ यहाँ पे। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। इसमें तो कुछ समझाने वाला बात है नहीं। बोलेगा कोशिका का पता या कोशिका का खोज किसने किया था भाई, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कहाँ पे कंफ्यूजन होगा आगे देखना। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। हम लोग पढ़े ही कि कॉर्क को काट के और माइक्रोस्कोप से देखा था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। लियोनेन हॉक 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से, मतलब हाई क्वालिटी वाला माइक्रोस्कोप था, तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। देखो यही एग्जाम में क्या पूछेगा कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल मतलब जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो लियोने हॉक ने। याद रखना, लियोने हॉक ने। फिर बोला है कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। ये भी पूछता है कि केंद्रक का पता किसने, केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर क्या है आगे? जेई पुरकोंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ, लिक्विड वाला जो पदार्थ होता है कोशिका में, जिसको जीवद्र कहा जाता है, इसका खोज किसने किया? जीवद्र का जेई पुरकोंज ने। याद रखना, ये सब आसान लग रहा है लेकिन यही एग्जाम में पूछ देना और ऑप्शन दे दे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दो जीव वैज्ञानिक थे, कौन भाई? एम स्लीडन और एक था टी स्वान। कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। कोशिका का जो सेल थ्योरी होता है, कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया किसने? स्लीडन ने और स्वान ने। याद रखना। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिका से बने होते हैं। जो इन दोनों ने सिद्धांत दिया था, कोशिका सिद्धांत, ये क्या बोल रहा है कि सभी पौधे और जीव जंतु कोशिका से बने होते हैं। यही था कोशिका सिद्धांत। और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। और जो कोशिका होता है जीवन का मूलभूत इकाई है, बेसिक यूनिट होता है। एक था विर्चो, साइंटिस्ट था ये भी। इसने क्या किया? कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। जो कोशिका सिद्धांत स्लीडन ने और स्वान ने दिया था, इसको विर्चो ने और आगे बढ़ाया और आगे कुछ विकसित किया। विर्चो ने क्या बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है। जो हम लोग यहाँ पढ़े थे कि जो भी नया कोशिका बना वो सब पीछे वाले कोशिका से विभाजित होकर ही बनता है। तो ये बात किसने कहा था भाई? तो विर्चो ने। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हो सका। कब संभव हो सका भाई? तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत हाई क्वालिटी का माइक्रोस्कोप है। बहुत छोटा से छोटा जटिल संरचना को इससे देखा गया। अब आगे है क्रियाकलाप, तो क्वेश्चन कर लेते हैं 280, 281 और 279। तो पहला क्वेश्चन है 280 वाला, देख लेते हैं। 280 पीडीएफ सबके पास होगा, अगर नहीं होगा तो टेलीग्राम पे मैसेज करना, कहीं भी मैसेज करना, मिल जाएगा। 280 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव होते हुए भी स्वयं में पूर्ण जीव के समान है? बताओ, एक कोशिका का है लेकिन फिर भी पूर्ण जीव के समान है। अभी हम लोग पढ़े अमीबा है, पैरामेसियम है, क्लाइमेडोमोनास है, ये सभी उत्तर हो जाएगा डी। यहीं पर ना दिया हुआ था, अमीबा, क्लाइमेडोमोनास, पैरामेसियम, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? एक कोशिका वाला जीव है। नेक्स्ट है 280 हो गया ना। यहाँ पे आ जाओ 279 क्या है? कोशिका का खोज किसने किया भाई? तो रॉबर्ट हुक ने। ठीक, अब मान लो अभी हम लोग पढ़ लिए, अगर नहीं पढ़े होते तो दे देता है इसमें लियोने हॉक दिया हुआ है, तो हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और बहुत लोग कंफ्यूज हो भी जाता है। ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक इसका आंसर होगा। दिया हुआ है देखो, कोशिका रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ पे? 281 में क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुई थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का कब खोज हुआ था भाई? 1940 में। 1940 टिक लगा दो। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इसमें दिया हुआ है 1931, 1940 होगा। ठीक,
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी 1940। क्लियर हो गया। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप है। अब क्रियाकलाप वही बोलेगा कि अपने स्कूल के एक्सपेरिमेंट रूम में जाओ, ये करो वो करो। तो हम लोगों के पास कुछ है कि हम लोग करेंगे? ऊपर ऊपर एक बार देख लेते हैं, इसका निष्कर्ष देखेंगे क्या बोल रहा है। निष्कर्ष तो समझा ही देते हैं। वही बोलेगा कि एक पत्ता का झिल्ली लो, जैसे प्याज का झिल्ली लिए, कोई पत्ता का झिल्ली ले लो, या प्याज का मुलाग ले लो। प्याज का मुलाग मतलब वही प्याज का कुछ अंदर वाला भाग ले लो, या विभिन्न आकार के प्याज की झिल्ली की अस्थाई या अलग अलग आकार के प्याज का झिल्ली ले लो। जैसे अस्थाई स्लाइड बनाए थे यहाँ पे हम लोग, अस्थाई स्लाइड यहाँ पे नहीं बनाए थे, स्लाइड बनाए थे, उस पर प्याज का झिल्ली रखे थे, फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखे थे। तो वही वाला चीज़ फिर से कर दो भाई। 3 चीज़ लेके, पत्ती का झिल्ली, प्याज का मुलागरा या अलग अलग आकार का प्याज ले लो, स्लाइड बना के और माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे रख दो। फिर देखो क्या होता है। उपरोक्त क्रियाकलाप करने के बाद अब तुम लोग बताओ, क्रियाकलाप हम लोग कर लिए नहीं ना किए, बस इमेजिन कर लिए कि चलो मान लो कर लिए। प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई। क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देती हैं? तो वैसे तो हम लोग यहाँ पढ़े थे कि सभी का संरचनाएं एक जैसा होता है। अब पता नहीं यहाँ पे क्या है भाई, अलग अलग है, ये भी पत्ता वाला है, अब पता नहीं। देखो आगे उसका उत्तर मिलेगा। क्या सभी कोशिकाएं की संरचना एक जैसी दिखाई देती हैं? ये तो बात सही है। क्या पादप, पादप मतलब प्लांट वाला, पौधे वाला, विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाएं में कोई अंतर है? जो प्लांट सेल होता है अलग अलग भाग में पाया जाता है पौधों के, उनके कोशिका में कुछ अंतर है? तो हम लोग कुछ पता नहीं है, अब एक्सपेरिमेंट तो हम लोग किए नहीं है। हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? ये भी हमको पता नहीं है भाई। यही पता है, ये मेरा दोस्त लिखा है, पता नहीं क्या क्या लिखा है, वही समझ पाएगा क्या लिखा है। तो बुक उसी का है, तो लेकर आए उसको रूम पर से। क्या क्या लिखा है पता नहीं क्या लिखा है, छोड़ो आ गया। अब वही जो एक्सपेरिमेंट था क्या बोल रहा है उसका, कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। जैसे कुछ कुछ जीव है उसमें अलग अलग कोशिका भी होती है। जैसे यहाँ हम लोग पढ़े थे कि एक ही कोशिका है, एक ही संरचना है, ठीक। अब यहाँ बोला है कि अलग अलग प्रकार की कोशिका भी हो सकती है। निम्नलिखित तस्वीर को देखो, इस सब तस्वीर को देखो ध्यान से, आगे देखेंगे। ये मानव शरीर की कुछ कोशिका हैं। तो क्या है भाई, मानव शरीर की कोशिका है। देखो रुधिर कोशिका कैसा होता है, ब्लड सेल। तंत्रिका कोशिका मतलब नर्व सेल कैसा होता है, ये है नर्व सेल, ये वाला यहाँ पे देखना, ये है, ठीक ना। ये वसा कोशिका है, फैट सेल। ये बोन कोशिका है, अस्थि कोशिका। ये शुक्राणु कोशिका है, अंडाणु कोशिका है। ये चिकन पेशी कोशिका। देखो सबका अलग अलग कोशिकाएं हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं। देख लिए मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं हैं। आगे आओ। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। मतलब ये जो मानव शरीर की विभिन्न कोशिका हम लोग देखे, इनका अलग अलग आकृति है, अलग अलग आकार है। ये ऐसा क्यों है? तो उनके कार्यों के अनुरूप हैं। सबका अलग अलग काम है और उनके काम के अकॉर्डिंग ही इनका आकार और आकृति बनाया गया है। क्लियर। कुछ कोशिका अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिक अमीबा। यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए कि जो मानव का कोशिका है, इनका आकार और आकृति जो है फिक्स है। लेकिन कुछ कोशिका ऐसा है जिसका आकार बदलते रहता है। तो किसका आकार बदलता है भाई? तो जो एक कोशिक अमीबा जीव है, इसके कोशिका का आकार बदलते रहता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। क्या चीज? आकार। आकार के ही बारे में बात कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। जो तंत्रिका कोशिका है मानव का, इसके बारे में क्या बोल रहा है कि कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है। कुछ जीवों में कोशिका का जो आकार है स्थिर रहता है, और ये जो आकार है उनके कोशिका के लिए विशिष्ट भी होता है। जो आकार स्थिर भी है और इसके लिए इसका आकार विशिष्ट भी है, कुछ खास भी है। इसके काम के अकॉर्डिंग, इसके कार्य के अनुरूप इसका आकार जो है निश्चित है। यहाँ पे बोल भी रहा था कि उनका जो आकृति और आकार है उनके कार्य के अनुरूप होता है। और वही बात यहाँ बोल रहा है कि कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है। चलो भाई स्थिर रहता है, देख लिए। फिर बोल रहा है कि जो कोशिका का आकार है प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट भी होता है, और हर कोशिका का जो आकार है उनके लिए वो विशिष्ट होता है। सबके लिए उसका आकार विशिष्ट है। क्यों भाई? तो सब कोशिका का अलग अलग काम है
और उसी के अकॉर्डिंग उसका आकार और आकृति बनाया गया है। क्लियर। तंत्रिका कोशिका का दिखा दी एग्जाम्पल, वैसे ही वसा कोशिका का आकार भी फिक्स है और इसके लिए विशिष्ट है, इसके काम के लिए। वैसे ही अस्थि कोशिका, चिकन पेशी कोशिका, मतलब जितना भी कोशिका है उसके कार्य के अनुरूप ही उसका आकार और आकृति बना हुआ है। बाप रे बाप, कितना मेहनत है। एनसीईआरटी को मतलब तुम लोग हल्का मत लेना, हम समझा रहे हैं तो लग रहा है कि आसान है। हम पता है, हम देख रहे हैं यूट्यूब पे, मतलब सब लोग अब एनसीईआरटी करा रहा है मेरे डिजाइन में, ऐसे ही नीचे किताब रख के और मोबाइल ऊपर रख के, लेकिन समझा मेरी तरह नहीं रहा है, बस पढ़ ले रहा है। हाँ विशिष्ट होता है, समझ गए, हाँ समझ गए। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका देख लो, हाँ समझ गए। भाई एनसीईआरटी पढ़ना क्या मतलब दाल भात का कौर है कि चलो साने और खा लिए। पढ़ाने के लिए हम 4 से 5 घंटा पढ़ते हैं। वीडियो रोज क्यों नहीं आता है? यही कारण है, रोज नहीं आ पाता है, तो पढ़ना पड़ता है। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि मान लो पढ़ लिए, अब रिकॉर्ड जब करते, जैसे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, क्या दिमाग में थॉट आएगा, कैसे समझाएंगे, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, समझ रहे हो। तो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल काम है, अगर बढ़िया से समझाना है तो। अगर रीडिंग करना है तो कोई बात नहीं, हम तो एक दिन में पूरा किताब पढ़ा देंगे। आगे बोल रहा है कि प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य की क्षमता होती है। ये सब जितना भी कोशिका होता है, इनका कुछ न कुछ कार्य होता है भाई, जो सभी जीवों के गुण है। और सभी कोशिका का अलग अलग काम है, और ये सभी जीवों का यही गुण है भाई कि कोशिका है तो कोशिका का अलग अलग काम होगा। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है, ये सब जितना भी कोशिका जीवित है अपना काम कैसे करती है भाई। हम जानते हैं कि बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। जितना भी बहुकोशिक जीव है, जैसे हम लोग के कोशिका का अलग अलग काम है। श्रम विभाजन, श्रम मतलब क्या, काम का विभाजन है, सबका अलग अलग काम है। जैसे कि मनुष्यों में दे ही दिया। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। तो मान लो शरीर का, हम लोग का जो अलग अलग अंग है, सबका अलग अलग काम है। तो ये सब शरीर का जो अंग है कोशिका से ही बना होता है, मतलब सब कोशिका का अलग अलग काम है। ठीक, जैसे मनुष्य के शरीर में जो हृदय है, रुधिर को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है हृदय। और जो आमाशय है, आमाशय मतलब क्या, स्टोमच, भोजन का पाचन करता है। तो सब अंग का अलग अलग कार्य है, और सब जितना भी सब अंग है ये सब कोशिका से बना होता है। आमाशय अलग कोशिका से, हृदय अलग कोशिका से, और सब कोशिका का अलग अलग काम है। देख लो, इस अंग का ब्लड को पंप करना है, ब्लड को शुद्ध करना है। आमाशय का काम क्या है, खाना को पचाना है। इसी प्रकार एक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है। तो उसी प्रकार से जैसे बहुकोशिक में श्रम का विभाजन होता है, काम बटा हुआ है सब अंग का, वैसे ही जो एक कोशिका भी होता है ना, उसका भी काम बटा हुआ है। ऐसा नहीं समझना है कि एक कोशिका का है तो एक ही कोशिका सब काम करेगा, उसमें भी काम बटा हुआ है। अब कैसे बटा हुआ है आगे बताएगा। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। देखो अब बताएगा कोशिका के पार्ट्स के बारे में, क्या उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, कौन कौन सा घटक होता है। तो प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, कुछ स्पेशल उसका पार्ट्स होता है, कुछ कंपोनेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिकांग कहते हैं। वही जो होता है, हम लोग नहीं पढ़े हैं कि कोशिका का प्लाज्मा झिल्ली होता है, केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका द्रव होता है, ये सब क्या है, कोशिकांग ही तो है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। यही सब होता है कोशिकांग, अलग अलग घटक। ये सब घटक, पहला घटक, दूसरा घटक, तो 4-5 जो घटक होता है कोशिका का, पार्ट्स होता है, नॉर्मली समझो। कोशिकांग कहते हैं अलग अलग घटक को। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, और जितना भी सब कोशिकांग है सबका अलग अलग कुछ न कुछ काम है। केंद्रक का अलग काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग काम है, कोशिका द्रव का अलग काम है। तो प्रत्येक कोशिकांग का अलग अलग कार्य है, विशिष्ट कार्य होता है। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। कोशिका में नया पदार्थ बनता है तो ये काम कौन करता है, कोई कोशिकांग करता होगा। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, अपशिष्ट पदार्थ, उसको बाहर निकालने का काम कोई कोशिकांग करता होगा। तो हर कोशिकांग का अलग अलग कार्य होता है। ठीक,
इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। तो ये सब जितना भी कोशिकांग है ये सब कोशिका का घटक है। तो इन्हीं के कारण जो है कोशिका जीवित रहती है और कोशिका अपना सारा कार्य करती है। तो कोशिका इन्हीं को मिलाकर नई कोशिका बनता है। तो कोशिका का सारा काम ये सब करता है। ठीक, वही बोला है कि अपने सभी कार्य करती है कोशिका। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। अभी बताए कि ये सब कोशिकांग जो है मिल के एक कोशिका बनाता है, उसी को तो कोशिका बोलते हैं। ये सबको मिला दो तो कोशिका बन गया। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। जितना भी कोशिका है ना, प्लांट का या एनिमल जगत का, सबका एक ही प्रकार का कोशिकांग होता है। ये जो कोशिकांग है ना, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव और भी जितना होगा, ये सब कोशिका में समान होता है। ये सब में होता है, चाहे प्लांट का कोशिका ले लो चाहे एनिमल का कोशिका ले लो, सब में सेम होता है ये कोशिकांग। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कार्य क्या है अथवा वे किस जीव में पाई जाती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई कि उस कोशिका का क्या काम है या वो जो कोशिका है किस जीव में पाया जाता है। सब में यही कोशिकांग होता है और सब कोशिकांग का यही काम है। ठीक ना, तो क्लियर हो गया कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस कोशिकांग का क्या कार्य है या जो कोशिका है वो किस जीव में पाया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब कोशिका में यही सब कोशिकांग होता है। क्लियर। क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन आ जाओ यहाँ से। 282 कोशिका की आकृति और आकार किस पर निर्भर करते हैं? तो कोशिका के कार्य पर निर्भर करते हैं। 282 देखो, कोशिका की आकृति और आकार उसके कार्यों के अनुरूप होता है। फंक्शन ऑफ द सेल, वही लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ द सेल, फंक्शन ऑफ द सेल। क्लियर। 283 क्या बोल रहा है? कोशिका से संबंधित कथनों पर विचार करें। चलो विचार करते हैं। पहला कथन बोल रहा है कोशिका की आकृति एवं आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। ये तो चिक्सी के बताया कि उनका आकृति और आकार जो होता है उनके कार्य के अकॉर्डिंग की होता है, अनुरूप होते हैं। ठीक। दूसरा कथन, कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं। तो कुछ कोशिकाएं सही में अपना आकार बदलती हैं। यहाँ पे दिया हुआ है प्रत्येक प्रकार की, कहाँ दिया हुआ था, आकार बदलती हैं। यहाँ देखो दिया हुआ है कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं। दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। फिर आ जाओ 282 हो गया, 283 हो गया, 284 पे आ जाओ। क्या बोल रहा है 284? कोशिका से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। भाई हाँ होता है, देखो दिया हुआ है श्रम विभाजन होता है, श्रम विभाजन होता है, समझा दिए। फिर बोल रहा है कि एक कोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन नहीं होता है, एक कोशिकीय में भी श्रम विभाजन होता है। देखो ये भी दिया हुआ है, एक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है। कहाँ पे दिया हुआ है? बहुकोशिका के दे दिया। यहाँ पे देखो एक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है, हम लोग पढ़े हैं। इस प्रकार एक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है। देख लो कहाँ लिखा हुआ है, तो दोनों सही है। श्रम विभाजन होता है और ये बोल रहा है नहीं होता है, एक कोशिका में नहीं होता है, होता है दिखा दिए। तो सिर्फ पहला कथन सही है, केवल कथन 1 सही है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 284 हो गया, 286 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 286 क्या बोल रहा है? कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन, सभी कोशिकाओं में समान प्रकार के कोशिकांग होते हैं। ये कहाँ पे दिया हुआ है? देखो यहाँ से कोशिकांग स्टार्ट हुआ था, तो बोल रहा है कि सभी प्रकार के कोशिका में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। देखो सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। पहला कथन सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन, कोशिकांगों के कारण ही कोशिका अपने सभी कार्य करती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोशिकांगों के कारण ही कोशिका अपने सभी कार्य करती है और जीवित भी रहती है। कोशिकांगों के कारण ही। तो दोनों कथन सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों कथन सही है। अब आ जाओ कौन सा क्वेश्चन है? 285 छूट गया था शायद।
कोशिका से संबंधित कथनों पर विचार करें। कोशिकांगों के कारण ही कोशिका जीवित रहती है, ये भी बात सही है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कोशिकांगों के कारण ही कोशिका जीवित रहती है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन, नए पदार्थों का निर्माण एवं अपशिष्ट का निष्कासन कोशिकांगों के कार्य हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, नए पदार्थ का निर्माण और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन करता है भाई? कोशिकांग करता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो 285 भी क्लियर हो गया और 286 हो गया। 286, हाँ 286 तो हो ही गया, 286 हो गया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करना है। कोशिका किससे बनी होती है और कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं। घटक मतलब कंपोनेंट होता है, कोशिका का पार्ट होता है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका में विशिष्ट घटक होता है, ये सब घटक हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं इंग्लिश में। क्लियर? कोशिका कैसे संगठित होती है, मतलब कोशिका कैसे बना होता है। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देंगे। मतलब बोल रहा है कि अगर हम कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखें तो हम लोग को प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देगा। क्या क्या दिखाई देगा भाई? तो एक प्लाज्मा झिल्ली दिखाई देगा, एक केंद्रक दिखाई देगा और एक कोशिका द्रव दिखाई देगा। जैसे देखो यहाँ पे एक प्लाज्मा झिल्ली दिखाई देगा, प्लाज्मा झिल्ली दिखाई देगा, ये प्लाज्मा झिल्ली है, ये कोशिका है। एक केंद्रक दिखाई देगा, केंद्रक यहाँ पे है, न्यूक्लियस। एक कोशिका द्रव दिखाई देगा। तो ये कब दिखाई देगा? जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब। क्लियर? कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप, जो कोशिका दिखाए उसके अंदर होने वाले जितना भी क्रियाकलाप है, जितना भी फंक्शन है, तथा उसके बाहरी पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया, उसके अंदर जो काम होगा या उसके बाहर मतलब बाहरी पर्यावरण से वो क्या क्या क्रिया कर रहा है, इन्हीं गुणों के कारण संभव है। किस गुणों के कारण संभव है भाई? तो प्लाज्मा झिल्ली के कारण, केंद्र के कारण और कोशिका द्रव के कारण। जो कोशिका है इसके अंदर में क्या काम हो रहा है और बाहरी पर्यावरण से इसका क्या काम हो रहा है, ये सब कौन निर्धारित करता है? केंद्रक, कोशिका द्रव और ये प्लाज्मा झिल्ली। क्लियर? यही तो बात बोल रहा हूँ वहाँ पे। आगे आओ। तो इन्हीं गुणों के कारण संभव है। कौन सा गुण भाई? तो यही 3 गुण, झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। आओ देखें कैसे संभव है। तो चलो पहले प्लाज्मा झिल्ली या इसको कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। बोल रहा है कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। जो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली यही ना है, यही प्लाज्मा झिल्ली है, यही, या इसको हम लोग कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है? कोशिका को बाहरी पर्यावरण से अलग करता है। कौन भाई? यही प्लाज्मा झिल्ली जो बना हुआ है। तो बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। जो प्लाज्मा झिल्ली होता है कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देता है और कुछ को बाहर जाने देता है। ठीक, यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है और जो बाकी पदार्थ है उसके गति को ये रोकता है। ठीक, कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक परामागय झिल्ली कहते हैं और यही सब काम के लिए जो कोशिका झिल्ली है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णनात्मक परामागय झिल्ली, मतलब सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव क्यों भाई? सेलेक्टिव क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये प्लाज्मा झिल्ली जो है यही निर्धारित करता है कि कौन अंदर जाएगा कोशिका के अंदर और कौन बाहर जाएगा। ये कौन निर्धारित करता है? तो यही प्लाज्मा झिल्ली करता है। इसीलिए प्लाज्मा झिल्ली को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है? वर्णनात्मक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, परामागय झिल्ली कहते हैं, जो कि लिख दिया इंग्लिश में, परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। किसको? कोशिका झिल्ली को या प्लाज्मा झिल्ली को, जो भी बोलो। क्लियर हो गया? क्योंकि जो प्लाज्मा झिल्ली होता है, यहाँ पे जो प्लाज्मा झिल्ली होता है यही निर्धारित करता है कि कौन सा चीज़ इसके अंदर जाएगा और कौन सा चीज़ अंदर से बाहर जाएगा। इस सेलेक्ट करता है कि नहीं भाई
तुम अंदर से बाहर जाएगा और तुम बाहर से अंदर आएगा, यही सिलेक्ट किया ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक, वर्णात्मक कहाँ पे है, वर्णात्मक परमगय झिल्ली। कोशिका में पदार्थों की गति कैसी होती है, यहाँ पे बोला था ना कि गति को रोकता भी है ये जो प्लाज्मा झिल्ली है। तो गति कैसे होता है कोशिका के अंदर, कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं, अभी बोला कि पदार्थ बाहर भी आते हैं और बाहर से अंदर भी आता है, तो ये सब कैसे होता है। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फिगर में देखो, ये हो गया कोशिका, यहाँ पे है प्लाज्मा झिल्ली, यही ना प्लाज्मा झिल्ली है चारों तरफ। तो बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्लाज्मा झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं, किस प्रोसेस से, तो विसरण प्रोसेस से, विसरण प्रक्रिया से आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्यायों में विसरण प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं, पिछले अध्याय में मतलब चैप्टर 1 में पेज नंबर 3 है, पढ़ाए थे। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है, मतलब दो अलग अलग पदार्थ के कण आपस में मिल जाते हैं, उसी को विसरण कहते हैं। विसरण के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं हम लोग। बोल रहा है कि हमने देखा है कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, मतलब जो पदार्थ का कण होता है वो कैसे गति करता है, कैसे फ्लो करता है, तो उच्च सांद्रता से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर बहता है। इसको एक बार देख लो, प्रकृति का ये नियम ही है। क्या नियम है भाई, कि जो ज्यादा रहेगा एक कम रहेगा तो ज्यादा से कम की ओर फ्लो होता है। वह प्रकृति प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के कण अपनी अधिक सांद्रता मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से वाले क्षेत्र से कम सांद्रता लो कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति करता है। जो कण जो होता है हाई से लो की ओर गति करता है, फ्लो करता है। और ये गति कब तक होगा, जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक दोनों स्थानों पर जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, एक समान ना हो जाए। और जो विसरण प्रोसेस है ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है। उदाहरण क्या है विसरण का, पानी में स्याही या रंग की बूंद डाल दो। जैसे पानी में, ये पानी है तो इसमें स्याही डालो या रंग का बूंद डालो तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे हम स्याही डाल दिए तो यहाँ पे तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, सांद्रता ज़्यादा हो गया, इधर सांद्रता कम है। अभी क्या होगा, पूरा फैलने लगेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होने लगेगा और उसी तरह से पूरा स्याही पानी में फैल जाएगा। इसी को बोलते हैं विसरण। इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल है अगरबत्ती की खुशबू। जब हम कमरे में किसी कोने में अगरबत्ती जलाते हैं तो वहाँ पे तो उस कोने में उसका सांद्रता ज़्यादा हो गया, अब बाकी रूम में जो जगह है वहाँ पे तो सांद्रता है नहीं, कम है। तो जहाँ पे अगरबत्ती जला है वहाँ से जहाँ पे कम सांद्रता है वहाँ पे अब फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं विसरण। हाई से लो की ओर फ्लो होता है। क्लियर। तो विसरण प्रोसेस से ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार होते हैं। अब बताएगा इसको डिटेल में। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे CO2, अब CO2 के बारे में बता रहा है, जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है। कोशिका का ये वेस्ट मटेरियल है और इसका निष्कासन आवश्यक है, मतलब कोशिका से इसको निकालना बहुत जरूरी होता है CO2 को। अब निकलेगा कैसे, तो कोशिका में एकत्र हो जाती है। क्या भाई, यही CO2 जो है कोशिका में इकट्ठा हो जाता है और कोशिका में इकट्ठा होता है तो इसका सांद्रता बढ़ जाता है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और कोशिका का जो बाहरी पर्यावरण में CO2 की सांद्रता है, कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा बाहर में कम होता है। समझे क्या बोल रहा है, मतलब बोल रहा है कि CO2 का जो सांद्रता है कोशिका में अधिक होता है और बाहरी पर्यावरण में कम होता है। देखो, बाहरी पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा बाहरी पर्यावरण में कम होता है। अब जब बाहर में CO2 कम है और अंदर में ज़्यादा है तो हम क्या बोले थे, विसरण होगा। अब विसरण क्या होता है, ज़्यादा से कम की ओर फ्लो होता है। तो कोशिका के अंदर से
बाहर की ओर फ्लो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो उससे क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, अब कोशिका के अंदर में CO2 ज्यादा हो गया, बाहर में कम हो गया। अब क्या हो गया, सांद्रता में अंतर आ गया, और सांद्रता में अंतर आएगा तो क्या होगा, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। अब सांद्रता में अंतर आ गया, अंदर में ज्यादा है और बाहर में कम है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण होगा, और विसरण होगा तो क्या होगा, कोशिका से CO2 जो है बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, बोल रहा है कि इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाता है और कोशिका के बाहर ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा चली जाती है। अब ऑक्सीजन जो है कोशिका के बाहर ज्यादा है और कोशिका के अंदर कम है ऑक्सीजन, तो बाहर से अंदर की ओर ऑक्सीजन का फ्लो होगा, विसरण प्रोसेस के द्वारा होगा। देखो, ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है, विसरण प्रोसेस से ही। अतः कोशिका तथा बाहरी पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, समझ गए। अतः इसलिए कोशिका और कोशिका के बाहरी पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का आदान प्रदान हुआ, और इस आदान प्रदान को कौन किया भाई, किस प्रोसेस हुआ, तो विसरण प्रोसेस हुआ। विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विसरण का बस याद रखना है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में फ्लो होगा, उसी को बोलते हैं विसरण। और विसरण के द्वारा ही कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, और विसरण के द्वारा ही कोशिका में ऑक्सीजन बाहर से अंदर आता है। क्लियर। नेक्स्ट है, जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। अभी हम लोग क्या देखे कि CO2 और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किया विसरण प्रक्रिया के द्वारा, ठीक वैसे ही जल भी कोशिका झिल्ली के आर पार करेगा विसरण की तरह, लेकिन विसरण प्रोसेस से नहीं, परासरण प्रक्रिया से करेगा। आगे दिया हुआ है, जल के अणुओं की गति। जल के अणु क्यों बोला है भाई, जल के अणु, तो ये जल का अणु है, ठीक। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब एक एक परमाणु होगा, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु है तो परमाणु बोलेंगे, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का परमाणु है तो परमाणु बोलेंगे, लेकिन जब दो परमाणु मिल जाता है तो क्या बनता है, अणु बनता है। तो यहाँ पे जल का अणु बन गया है H2O, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, जल के अणुओं की जो गति है जब विभेदक वर्णात्मक पारमागय झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। देखो क्या बोला है, जब जल का जो अणु है फ्लो करेगा कब भाई, जब विभेदक किसको मतलब किसको पार करेगा, विभेदक मतलब क्या, जो जल का अणु है वो किसको पार करेगा, तो वर्णात्मक पारमागय झिल्ली। देखो कितना साइंस टफ होता है, टफ वर्ड लिखता है। इसको हम लोग क्या पढ़े थे, परमिएबल मेम्ब्रेन बोले थे। क्या बोले थे, परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये पारमागय झिल्ली किसको बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली को या कोशिका झिल्ली को, ये वाला झिल्ली बोलते हैं पारमागय झिल्ली, ठीक। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो जल का अणु है, जो उसका गति है, अणु का गति है, ये आर पर करेगा। किसको आर पर करेगा भाई, कोशिका झिल्ली को आर पर करेगा। इसको कोशिका झिल्ली बोलो, कोशिका झिल्ली को आर पर करेगा। किस प्रोसेस से करेगा, तो परासरण प्रक्रिया से बोले करेगा, परासरण प्रक्रिया से। क्लियर। मतलब गैस कोशिका झिल्ली के आर पार किया विसरण प्रोसेस से, जल जो है आर पार करेगा कोशिका झिल्ली को, किस प्रोसेस से, परासरण प्रक्रिया से। क्लियर। आगे आओ, प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। अब देखो, अब यहाँ पे जल जो है परासरण प्रोसेस से कोशिका झिल्ली के आर पार करेगा, प्लाज्मा झिल्ली के आर पार करेगा। तो जो जल का गति होगा किस पे निर्भर करेगा, जल का गति जल में घुले हुए पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। अब देखो यहाँ पे आ जाए, ये हो गया यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका है ये, ठीक। यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली है, तो बोला है कि जल का अणु जो है प्लाज्मा झिल्ली के आर पार करेगा। तो जो अणु का गति है, जो जल का गति है, वो किस पे डिपेंड करेगा, बताओ किस पे करेगा,
तो जो जल आर पार करेगा ना, उस जल के पदार्थ में मात्रा कितना है, समझ रहे हो। मान लो वो जल यहाँ से जो आर पार कर रहा है, हो सकता है कि उस जल में कुछ एक्स्ट्रा चीज मिला हुआ पदार्थ का, उसमें मिला हुआ पदार्थ का मात्रा कुछ ज्यादा हो तो जल का गति कम हो जाएगा। हो सकता है कि जो जल आर पार कर रहा हो प्लाज्मा झिल्ली के, उसमें पदार्थ मिला हुआ बहुत कम हो तो उसका गति ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो बात। तो उसमें अगर एक्स्ट्रा पार्टिकल मिला हुआ है, उसमें अगर पदार्थों की मात्रा एक्स्ट्रा पार्टिकल उसमें मिला हुआ है तो जल का गति कम हो जाएगा। और उसमें कोई मात्रा नहीं, मात्रा बहुत कम मिला हुआ है तो जल का गति ज़्यादा होगा, जल्दी कोशिका झिल्ली से आर पार करेगा। तो पदार्थों की मात्रा प्रभावित करता है जल की गति को। अब क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार परासरण की क्रिया में मतलब अब यहाँ पानी का परासरण होगा, मतलब पानी जो है कोशिका झिल्ली के आर पार करेगा तो उसमें क्या होगा, जल का नेट विसरण। अब जल का विसरण होगा मतलब जल जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आएगा। अब आएगा तो कैसे आएगा भाई, एक विभेदक, विभेदक मतलब आर पार करेगा, किसको आर पार करेगा, वर्णात्मक परामागय झिल्ली मतलब कोशिका झिल्ली को करेगा। साइंस बहुत डिफिकल्ट है भाई। देखो इसको क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली बोलो या क्या बोलो, एक और था प्लाज्मा झिल्ली बोलो। तो विसरण होगा जल का, उच्च से निम्न की ओर आएगा तो कोशिका झिल्ली को आर पार करेगा ना, विभेदक करेगा, आर पार करेगा। और आर पार करेगा तो कहाँ जाएगा, उच्च विलय सांद्रता की ओर जाएगा, मतलब उच्च सांद्रता की ओर जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़े हैं कि विसरण में जब भी होता है तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आता है, ज्यादा से कम की ओर आता है। लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि उच्च सांद्रता की ओर जाएगा। अब सबको हो जाएगा कंफ्यूजन, यहाँ पे कैसे हो गया। तो यहाँ पे सही बात लिखा है, बस हम लोग बात समझ नहीं रहे हैं। देखो ये बात कैसे समझा रहे हैं। देखो यहाँ पे परासरण हो गया। परासरण क्या होता है कि उच्च से निम्न की ओर आता है, ज्यादा से कम की ओर आता है, ठीक। यहाँ पर हम ले लिए हैं पानी ज्यादा चीनी कम। एक चीज और नोटिस करो, यहाँ पे दे दिया है उच्च विलय सांद्रता। यहाँ पे बोल रहा था कि जल का अणु जो है आर पार करेगा, कोशिका झिल्ली के आर पार करेगा। तो जो कोशिका है उसमें सिर्फ पानी ही थोड़ी होता है। हमारे बॉडी में कोशिका है ना, सेल है ना, तो सिर्फ पानी ही है। बहुत सारा चीज विलयन होगा, बहुत सारा चीज मिला होगा तो विलयन बन गया। तो विलयन बन गया तो विलयन में तो विलायक होता है, विलय भी होता है। तो विलायक हो गया पानी, और मान लो यहाँ पे मान लिए चीनी, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, उसमें कुछ और मिला होगा तो विलय ले लिए चीनी। अब यहाँ पे विलायक में पानी ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, सांद्रता ज्यादा है। यहाँ पे चीनी का मात्रा कम है, देखो माइनस लिखे हैं, कम है मतलब विलय का जो सांद्रता है कम है, विलय का सांद्रता कम है, ठीक। अब इसको हम फिगर से समझा रहे हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। मान लो हम शरबत बना रहे हैं, ठीक, तो पानी ज्यादा ले लिए और चीनी कम ले लिए तो हम क्या बोलेंगे कि गाढ़ा नहीं है, पंछुछुर है, ठीक। अब मान लो एक दूसरा ले लिए कि पानी कम कर दिए और चीनी का मात्रा बढ़ा दिए, अब क्या बोलेंगे, ज्यादा गाढ़ा हो गया एकदम, मतलब चीनी का मात्रा ज्यादा हो गया, ज्यादा गाढ़ा हो गया। अब एक बात बताओ, अगर हम इसमें से एक चुरुआ पानी लें और इसमें डाल दें तो हम लोग को क्या मतलब साफ साफ दिखाई देगा कि ज्यादा पानी से कम पानी में आ गया, मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में आ गया। इस समझ में आ रहा है। लेकिन बुक में पानी के बात नहीं लिखा हुआ है। अगर पानी के बात लिखता ना तो समझ में आ जाता कि उच्च से कम में आ गया। यहाँ पे तो लिख दिया है उच्च सांद्रता, उच्च विलय सांद्रता की बात लिखा है। विलय मतलब वही चीनी, बस समझा रहे, समझ जाओ। अब एक बात बताओ, फिर से देखो एक बार, यहाँ से एक चुरुआ पानी लेके इसमें डाल दिए, ठीक। अब एक चुरुआ पानी डाले तो पानी तो ज्यादा से कम में ही किया, लेकिन पानी के साथ साथ ये चीनिया भी तो आया, चीनी कम से ज्यादा में नहीं आ गया। तो यही बुक में लिख दिया है कि निम्न विलय सांद्रता से उच्च विलय सांद्रता में आ गया है। और विलय में, अब विलय कौन होता है, चीनी होता है, पानी तो विलायक होता है। तो पानी के बात करता ना तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि ज्यादा से कम की ओर आ गया। लेकिन इसमें तो विलय के बात कर दिया, चीनी के बात कर दिया, तो पनिया यहाँ से उठाओगे तो चीनी भी आएगा। तो चीनी क्या हुआ, कम से ज्यादा सांद्रता में आ गया। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, उच्च विलय सांद्रता की ओर आ गया। अब समझ में आ गया कि एक तरह से ये भी लिखा हुआ है कि ज्यादा पानी से कम पानी की ओर आ गया। देखो ज्यादा पानी से कम पानी की ओर आ गया। और ये भी बोल सकते हो कि कम चीनी से ज्यादा चीनी में आ गया, मतलब ज्यादा सांद्रता की ओर आ गया। क्लियर, अब क्लियर हो गया होगा, एकदम बढ़िया से समझा है
इस लाइन को समझाने के लिए हमको, ये 3 लाइन को समझाने के लिए 30-35 मिनट लग गया था। पढ़ रहे थे, समझ रहे थे कैसे बोलेंगे, कैसे समझाएंगे, समझ गए। तो जो दोनों टर्म था, ये परासरण और विसरण, दोनों क्लियर हो गया। ये गैसों का होता है आर पार कोशिका झिल्ली के आर पार, और ये पानी का होता है आर पार कोशिका झिल्ली के आर पार। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, दिया हुआ है, यदि हम किसी जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल या पादप कोशिका प्लांट सेल को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें, शक्कर या नमक के घोल में रखें तो क्या होगा। तो 3 घटना में से एक घटना हो सकता है। देखो तीनों घटना दिया हुआ है, पहला घटना, दूसरा घटना या तीसरा घटना। इन्हीं तीनों घटना में से एक घटना हो सकता है जब एनिमल सेल या प्लांट सेल किसी को एक शक्कर या नमक के विलयन में रखें, घोल में रखेंगे तब। पहला देख लेते हैं क्या होता है। यदि कोशिका को, अब कोशिका मतलब जिसको भी रखो, प्लांट सेल को रखो या एनिमल सेल के रखो, किसी को भी रखो, उस कोशिका को तन्नु विलयन वाले माध्यम, तन्नु विलयन क्या होता है, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, ठीक, उसी को ना बोलते हैं तन्नु। अब देखो आगे बोलेगा क्या चीज का लेते हैं विलयन, अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम कर दो। तो तनु में क्या होता है कि जी जल में चीनी या नमक का मात्रा कम कर दो और पानी का मात्रा बढ़ा दो तो तनु हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे भाई, कोशिका रख देते हैं, रखा गया है। तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। अब देखो क्या होगा, जैसे ही कोशिका को इस तनु विलयन में रखेंगे तो क्या होगा भाई, जल जो है परासरण विधि द्वारा क्या होगा, कोशिका के अंदर चला जाएगा। तो ऐसे विलयन को अल्प परासरण दावी विलयन कहते हैं। तो उस विलयन को क्या बोलते हैं, अल्प परासरण दावी विलयन कहते हैं। एक बार फिगर से समझो। जैसे मान लो ये हम ले लिए, ग्लास ले लिए, ठीक, इस ग्लास में ले लिए विलयन, घोल ले लिए। क्या चीज़ का घोल ले लिए, तनु घोल है। तनु मतलब होता है कि पानी ज़्यादा और शक्कर कम ले लिए, इसमें सेल को रख दिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये तनु विलयन है मतलब पानी ज़्यादा है सेल के बाहर में। अब सेल के बाहर में पानी ज़्यादा है और सेल के अंदर में पानी कम है, तो परासरण क्या होता है, बोला है कि परासरण विधि द्वारा पानी जो है बाहर से सेल के अंदर चला जाएगा। तो पानी बाहर में ज़्यादा है, उच्च सांद्र से निम्न सांद्र में चला जाएगा ना, तो बाहर से अंदर की ओर चला जाएगा सेल में, ठीक। तो परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। तो ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे, अल्प परासरण दावी विलयन कहते हैं। आगे देखो, फिगर से समझ गए, आगे आओ। जल के अणु, जो जल का अणु होता है, कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जो जल का अणु होता है, जल का अणु जो कोशिका में भी है और कोशिका से बाहर में भी है, तो कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन कर सकता है। कोशिका के अंदर जा भी सकता है, कोशिका के बाहर भी आ सकता है, वो फ्री रहता है जो जल का अणु होता है। क्लियर। लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगा। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, जब लिख दिया कि पानी जो है कोशिका के अंदर चला जाता है, जब चला जाता है तो अंदर जाने वाला जल का मात्रा जो है कोशिका से जो बाहर आ रहा है जल का मात्रा उससे अधिक होगा अंदर जाने वाला। अब जब अंदर में पानी जल ज्यादा जा रहा है तो क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, जल कोशिका के अंदर गया और उसका परिणाम क्या होगा, कोशिका फूलने लगेगा, कोशिका फूल जाएगा। किसी भी चीज के अंदर पानी ज्यादा चला जाएगा तो क्या होगा, फूल जाएगा। वही बात बोल रहा है कि जो कोशिका के अंदर जाने वाला जो जल है, कोशिका से बाहर आने वाले जल की अपेक्षा में अंदर जाने वाला जल अधिक होगा, उसके कारण क्या होगा, कोशिका फूलने लगेगा। यही तो होता है। ये कौन सा विलयन है, कौन सा विलयन में होता है, तो अल्प परासरण दावी विलयन। एग्जाम में पूछ देगा अल्प परासरण दावी विलयन क्या होता है, ऐसे तो एग्जाम में पूछता है। तो पहला वाला कंडीशन क्लियर हो गया। अब सेकंड कंडीशन पे आ जाओ। ये क्या बोल रहा है, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए, ऐसे विलयन के माध्यम में रखा जाए जिसमें बाहरी जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो। अब देखो क्या होगा,
मान लो कोशिका को ऐसे विलयन माध्यम में रखें, ऐसे विलयन माध्यम में रखें जिसमें जल की सांद्रता जो है कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर जल की जो सांद्रता है सेम रहेगा, कंसंट्रेशन जो है दोनों में बराबर रहेगा। अब बराबर रहेगा तो पानी का फ्लो नहीं होगा, पानी का जो गति है एकदम स्थिर रहेगा। देखो आगे वही लिखेगा, बाहरी जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल की कोई शुद्ध गति नहीं होगी। अब मतलब जब ऊपर नीचे रहेगा तब न फ्लो होगा। अब जब दोनों बराबर ही है, अंदर भी और बाहर भी बराबर ही है, तो जल का कोई गति नहीं होगा, जल स्थिर रहेगा। तो उस तरह के विलयन को क्या बोलते हैं? समपरासारी विलयन बोलते हैं, आइसोटोनिक बोलते हैं इंग्लिश में। तो याद रखना, समपरासारी विलयन किसे बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं जो कोशिका के अंदर जो है जल का सांद्रता और कोशिका के बाहर जो है जल का सांद्रता एकदम बराबर हो। तो कोशिका झिल्ली से कोई जल का आवागमन नहीं होगा। ठीक, सिंपल है। जब कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, देखो बोल रहा है कि जल जो है कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ रहा है, मतलब अंदर भी जा रहा है बाहर भी आ रहा है, लेकिन जल की जो मात्रा है, जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। देखो जल का आवागमन हो रहा है लेकिन जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ जा रहा है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई। मान अब जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ जा रहा है, तो कोई मतलब व्यापक जल का गति नहीं हुआ, मान लो कि वो स्थिर ही है। इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए कोशिका ना सिकुड़ेगा ना फूलेगा। यहाँ पे तो पानी चला गया था तो फूल गया था, लेकिन इसमें सब बराबर है, तो इसीलिए कोशिका के आकार या कुछ चीज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? मुंह दर्द करने लगा भाई, टाइम हो रहा है अभी 11:30, रात के 11:30। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन, देखो कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है। अब देखो क्या बोल रहा है, कोशिका के बाहर वाला विलयन, यहाँ फिगर बनाया था तो ये फिगर छोटा हो गया था, यहाँ पे आओ। कोशिका के बाहर वाला जो विलयन है अधिक सांद्र है। देखो यहाँ पे गिलास ले लिए हैं, यहाँ पे सेल है, आई विलयन ले लिए चीनी पानी वाला। तो बोल रहा है कि कोशिका के बाहर वाला जो है सांद्र है। सांद्र है मतलब क्या कि पानी कम होगा और चीनी का मात्रा ज़्यादा होगा तभी ना सांद्र होगा। अब यहाँ पे बोल दिया कि सांद्र है, तो कोशिका के अंदर वाला कम सांद्र है। और कोशिका के अंदर वाला कम सांद्र कब होगा भाई? तो पानी का मात्रा ज़्यादा होगा, चीनी का कम होगा। अब एक चीज़ देखो, अंदर में कम सांद्र है, बाहर में ज़्यादा सांद्र है, तो अब क्या होगा? तो पानी का फ्लो जो है अंदर से बाहर क्यों होगा? देख रहे हो, बाहर में बोल रहा है कि सांद्र ज़्यादा है, मतलब चीनी का मात्रा ज़्यादा है, पानी कम है। ठीक, तो अंदर में कम सांद्र है मतलब पानी ज़्यादा है। कम सांद्र कब होगा? जब पानी ज़्यादा होगा तबे तो। अब अंदर में पानी ज़्यादा है तो अंदर से बाहर पानी आएगा, वही बात लिखा गया यहाँ पे। देखो कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र, देखो बाहर वाला जो है सांद्र ज़्यादा है, मतलब बाहर में पानी कम है, और अंदर में सांद्र कम है मतलब पानी ज़्यादा है। तो जल परासरण कोशिका से बाहर आ जाएगा। तो बोल रहा है जल का परासरण कोशिका से बाहर आएगा, कोशिका से बाहर आएगा ही, कोशिका से बाहर आएगा। तो बाहर कब आता है? जब ऊंच नीच होगा तब ना। तो अंदर में पानी ज़्यादा हो जाएगा, कम सांद्र है, अंदर में पानी ज़्यादा है, और यहाँ पे सांद्र ज़्यादा है मतलब पानी कम है, तो कोशिका से बाहर जल आएगा। ठीक, कोशिका से बाहर जल आएगा और कम जल अंदर जाएगा और अंदर में जल कम जाएगा। ठीक, अब मान लो कोशिका से जल बाहर आएगा, अब कोशिका से जल बाहर निकलेगा तो क्या होगा? कोशिका सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ेगा नहीं। इसमें था कि ज़्यादा पानी चला गया तो कोशिका फूल गया। इसमें था कि सब बराबर था, आना भी और जाना भी सब बराबर था, तो कोशिका में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। इसमें क्या हो रहा है कि कोशिका के अंदर से पानी बाहर आ रहा है, और बाहर आ रहा है तो कोशिका सिकुड़ जाएगा, सिंपल सा बात है। अब देखो तीनों कंडीशन पढ़ लिए हम लोग। अब क्या बोल रहा है कि परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है। अब बता रहा है कि परासरण क्या है। तो परासरण जो है विसरण का एगो टाइप है। दोनों में क्या होता है, उच्च सांद्र से निम्न सांद्र में जाता है, और उच्च सांद्र से निम्न सांद्र में जाता है। तो कैसे जाता है भाई? तो एक वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होता है। जो भी झिल्ली होता है जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली बोलें या प्लाज्मा झिल्ली बोलें,
इन्हीं झिल्ली के द्वारा वो क्रॉस करता है, जो भी द्रव है या जो भी चीज़ है क्रॉस करता है। ठीक, तो दोनों सेम होता है, परासरण और विसरण दोनों वर्णात्मक झिल्ली के द्वारा ही गति करता है, झिल्ली को क्रॉस ही करता है। ठीक, बता दिए, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्रियाकलाप है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 291 है, 290 है, फिर यहाँ पे 288 था, और क्वेश्चन 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 कहाँ कहाँ है। यहाँ का क्वेश्चन हो गया था ना, शायद यहाँ से करना है, ये हो गया था, यहाँ से करना है 287। चलो पहले क्वेश्चन कर लिया जाए। 287 287 पे आ जाओ। देखो क्या बोल रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें। पीडीएफ सबके पास होगा ही, नहीं होगा तो कमेंट करना। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के सबसे भीतरी परत होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है कोशिका के सबसे भीतरी होता है यार, मतलब इतना सिंपल बात है। प्लाज्मा झिल्ली सबसे भीतरी परत है। देखो तो प्लाज्मा झिल्ली यहाँ पे सबसे भीतरी परत है, नहीं गलत लिखा हुआ है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, पहला कथन गलत है। आगे अब यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखो बुक में भी दिया हुआ है कि प्लाज्मा झिल्ली जो है सबसे बाहरी परत है, अब बोला है कि सबसे भीतरी परत है। गलत हो गया पहला कथन। दूसरा कथन क्या बोल रहा है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारमागय झिल्ली कहा जाता है। बात सही है भाई, उसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे लिख भी दिए हैं, देखो परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं किसको, पारमागय झिल्ली बोलते हैं किसको, प्लाज्मा झिल्ली को या कोशिका झिल्ली को। दूसरा कथन सही है, दूसरा कथन सही है, क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 287 हो गया, क्वेश्चन नंबर 288 पे आ जाओ। 288 क्या बोल रहा है कि कोशिका के अंदर से CO2 का निष्कासन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। देखो कोशिका के अंदर से CO2 बाहर निकलता है, CO2 गैस है, और गैस किस प्रोसेस से बाहर निकलता है, तो विसरण प्रोसेस से निकलता है, डिफ्यूजन से, विसरण से निकलता है। विसरण प्रोसेस बताया भी है कि ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है, गैस में भी होता है, और ऑस्मोसिस सिर्फ द्रव में होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो CO2 जो है कैसे बाहर निकलता है, CO2 तो विसरण प्रोसेस से निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन हो, कोशिका झिल्ली के आर पर होता है, विसरण प्रोसेस से, विसरण। क्वेश्चन नंबर 288 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 289। 289 क्या बोल रहा है, कोशिका से जल का निष्कासन किस प्रक्रिया से होता है। बताओ कोशिका से जल कैसे निकलता है, तो इसमें विसरण नहीं होगा, परासरण होगा। अभी बताया कि परासरण जो होता है जल के लिए, जल आवागमन करता है परासरण प्रोसेस से, और विसरण प्रोसेस से गैस का आवागमन होता है, क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, यहाँ हम लोग पढ़े ही हैं परासरण वाला, पानी कैसे निकलता है, यहाँ पे पढ़े थे ना, परासरण प्रोसेस से ही जल के अणु जल आवागमन करता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब, क्वेश्चन नंबर 289 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 290। 290 क्या बोल रहा है भाई, यदि किसी कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाए जिसमें जल की सांद्रता कोशिका के बराबर हो। देखो बोल रहा है कि जल की सांद्रता जो है बाहर में और कोशिका के अंदर में बराबर हो, तो उस विलयन को क्या बोलते हैं, यही ना था बराबर वाला, सांद्रता कोशिका के स्थित जल की सांद्रता ठीक बराबर हो, अंदर में भी बाहर में भी, तो समपरासारी विलयन बोलते हैं, समपरासारी आइसोटोनिक, उसको क्या बोलते हैं, समपरासारी बोलते हैं। जब बराबर हो तब समपरासारी आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, क्लियर। और कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 291। देखो 291 क्या बोल रहा है, किस प्रकार के विलयन में कोशिका सिकुड़ जाती है जिसमें कोशिका के अंदर से पानी बाहर निकल जाता है। कोशिका के अंदर से पानी बाहर निकलता है, उसको कौन सा बोलते हैं, कौन से विलयन बोलते हैं, अति परासारणदावी विलयन, अति परासारणदावी विलयन, अति परासारणदावी विलयन। अति संपीड़ित लिखा हुआ है, दावी मतलब वही ना, अति संपीड़ित कर दिया जाए, दबा दिया जाए, वही होगा अति संपीड़ित विलयन, क्लियर। तो सारा क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो यहाँ पे क्रियाकलाप है, देख लेते हैं क्या बोलता है, बस ऊपर ऊपर देखना है, बाकी तो इसका हम लोग निष्कर्ष पढ़ ही लेंगे। अंडे से परासरण, परासरण के बारे में हम लोग पढ़ ही लिए हैं। परासरण क्या होता है, तो जल का आवागमन होता है पतला वाला झिल्ली के द्वारा।
अब पतला वाला झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। इस क्रियाकलाप में बस यही है जो हम लोग यहाँ पढ़े कि कोशिका के अंदर पानी चला गया तो फूल गया, और कोशिका से पानी निकल गया तो सिकुड़ जाएगा। यही चीज इसमें दिया हुआ है, देख लो। अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाओ। बोल रहा है कि अंडा लो और तनु हाइड्रोक्लोरिक मतलब तनु HCl, ऐसा एसिड लेना है HCl वाला कि इसमें पानी ज़्यादा हो, तनु उसी को ना बोलते हैं। तो तनु HCl लेना है, उसमें अंडा को डालो और जो उसका वाइट वाला पोर्शन होता है उसको हटाओ अंडा का। इसका कवच अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो अंडा का वाइट वाला पार्ट होता है वो क्या चीज से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। एक पतली बाहरी त्वचा जिसको हम लोग झिल्ली बोल सकते हैं, अब अंडे को घेरे रखती है। अब देखना जब व्हाइट वाला पार्ट जब नुचा जाता है तो एक अंडा पे पतला सा झिल्ली उस पर चिपका रहता है। ठीक, अंडे को शुद्ध जल में रखो। अब क्या करो, जो अंडा है व्हाइट वाला पोर्शन तो नोच दिए, अब पतला वाला झिल्ली इस पर चिपका रहता है। अब उस अंडे को शुद्ध जल में रख दिए। देखो यहाँ पे अंडा को शुद्ध जल में रख दिए। क्लियर। 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करो, आप क्या देखते हैं। इसमें अंडा को शुद्ध जल में रख दिए, शुद्ध जल में, ठीक। और 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करो, देखो क्या मिलेगा। तो वही होगा कि अंडा के अंदर पानी कम है, अंडा के बाहर पानी ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या होगा, परासरण होगा। और परासरण में क्या होता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पानी फ्लो करता है। तो पानी बाहर से अंडा के अंदर जाएगा तो अंडा फूल जाएगा। यही ना हम लोग पढ़े थे परासरण में। देखो यही बोलेगा, अंडा फूल जाता है क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। वही बात बोले कि परासरण द्वारा जल जो है अंडा के अंदर चला जाता है। और अंदर क्यों चला जाता है, तो बाहर में पानी ज्यादा है और अंडा के अंदर पानी कम है। तो उच्च से निम्न की ओर पानी जाएगा, इसीलिए अंडा के अंदर पानी चला जाता है और अंडा फूल जाता है। बी नंबर एक्सपेरिमेंट बोल रहा है कि इसी प्रकार एक नए कवच रहित अंडा, देखो कवच रहित मतलब उस अंडे पे कवच नहीं रहना चाहिए, नमक के सांद्रित विलयन में रखो, नमक के घोल में रखो। उसी प्रकार से अंडा छील छाल दिए और इसको क्या रख दिए, नमक के विलयन में रख दिए। सांद्रित विलयन है, सांद्रित मतलब नमक ज्यादा है और पानी कम है, इसी को बोलते हैं ना सांद्रित, हाई कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन। तो नमक के विलयन में रख दिए। 5 मिनट तक उसका अवलोकन करो, 5 मिनट तक इसको भी देखो। अंडा सिकुड़ जाता है, क्यों। इसको हम लोग क्या किए, इस अंडा को कि नमक के विलयन में रख दिए। और विलयन कैसा है, सांद्रित है, मतलब नमक ज्यादा है पानी कम है। अब एक बात बताओ, बाहर में पानी कम है तो अंदर में पानी ज्यादा होगा। यहाँ पे विलयन जो है सांद्रित है, मतलब नमक ज्यादा है अब पानी कम है। तो अंडा के अंदर जो भी विलयन होगा उसमें पानी ज्यादा होगा। ठीक, अब पानी ज्यादा होगा, अब बाहर में पानी कम है तो अंदर से पानी बाहर निकलेगा। वही दिखा दिए हैं कि अंदर से पानी बाहर निकलेगा, परासरण प्रोसेस द्वारा इस झिल्ली को क्रॉस करेगा जो हम लोग पढ़े हैं। और पानी जब अंदर से बाहर निकल जाएगा तो अंडा क्या होगा, सिकुड़ जाएगा अंडा। ठीक, तो बोल रहा है कि जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित है। कारण ये नमक का घोल अधिक सांद्रित है। देखो नमक का घोल जो है, नमक ज्यादा है मतलब अधिक सांद्रित है, और नमक ज्यादा है मतलब पानी कम है। अब बाहर में पानी कम है तो अंदर में पानी ज्यादा है, आज इधर पानी ज्यादा होता है उधर से पानी बाहर निकल जाएगा तो ये क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो दोनों एक्सपेरिमेंट हो गया, दोनों क्रियाकलाप से बस यही बता रहा है कि परासरण से पानी का आवागमन हो रहा है। किसी में पानी चला गया तो फूल गया, किसी के अंदर से पानी निकल गया तो सिकुड़ गया, बस यही है। फिर बोला है कि इस प्रकार का क्रियाकलाप, यही वाला क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश अथवा खुबानी से भी करने का प्रयत्न कर सकते हैं। अब हम लोग सूखी किशमिश पे यही वाला क्रियाकलाप करते हैं। सूखी किशमिश लो अथवा खुबानी लो, खुबानी हमको नहीं पता है खुबानी क्या होता है, एक बार तुम लोग सर्च कर लेना, या नहीं भी करना, किशमिश पे क्रियाकलाप कर लेते हैं। किशमिश लो और उसको क्या करो, केवल जल में रखो, पानी में रख दो जैसे अंडा को रखे थे। उसे कुछ समय के लिए छोड़ दो, किशमिश को पानी में रख के छोड़ दो। उसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक के सांद्रित विलयन में रखो। देखो पहले एक वाला कर लेते हैं क्रियाकलाप, क्या बोला है, उसको शुद्ध जल में रख दो
और छोड़ दो। शुद्ध जल में रखोगे तो क्या होगा, किशमिश के अंदर पानी कम होता है, और उसको पानी में रखे हो तो उसके बाहर पानी ज़्यादा है, तो बाहर से पानी उसके अंदर जाएगा तो किशमिश क्या होगा, फूल जाएगा। जैसे हम लोग रात में किशमिश को पानी में रखते हैं तो किशमिश फूल जाता है, क्यों, तो उसके अंदर पानी कम रहता है, उसके बाहर पानी ज़्यादा होता है, तो बाहर से पानी अंदर जाता है तो फूल जाएगा। फिर बोला है कि उसके बाद उसे शक्कर या नमक के सांद्रित विलयन में रखो। पानी में रख दिया ना, वो वाला क्लियर हो गया। अब उसको चीनी या नमक के सांद्रित विलयन में रखो। सांद्रित विलयन मतलब क्या हो गया कि पानी की मात्रा कम है। वैसे ही मान लो जैसे यहाँ पे अंडा रखे थे, यहाँ पे मान लो किशमिश रख दिए, ठीक, और इसको नमक या चीनी के सांद्रित विलयन में रखो। सांद्रित मतलब क्या हो गया कि नमक ज़्यादा होगा या चीनी ज़्यादा होगा लेकिन पानी कम होगा। अब बाहर में पानी कम है मतलब किशमिश के अंदर पानी ज़्यादा है, तो अंदर से बाहर की ओर पानी निकलेगा तो किशमिश क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। वही बात है, देखो क्या बोल रहा है। पहला वाला जो किए शुद्ध पानी में रखे तो जब उन्हें जल में रखा गया तो वे जल ग्रहण करके फूल गई किशमिश। क्लियर, समझा दिए। जब उसको नमक या शक्कर के सांद्रित विलयन में रखा गया तो क्या होगा भाई, जब उन्हें सांद्रित घोल में रखा गया तो वे जल को बाहर निकाल कर सिकुड़ जाती है। वह अभी बताया कि जल जो है बाहर में सांद्रित है मतलब पानी कम है, इसके अंदर पानी ज़्यादा है तो अंदर से बाहर पानी आ जाएगा तो ये सिकुड़ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आ जाओ, बस थोड़ा सा रह गया है, इतना इतना और इतना, उसके बाद खत्म हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एक कोशिका वाला जितना भी जीव है, ठीक ना, तो उसको बोला है कि अलवणीय जलीय जीव। जो अलवणीय मतलब क्या है कि जिसमें वैसा जल जिसमें नमक का मात्रा कम हो, तो उस तरह का जीव लेना है। जो जीव पानी में तो रहता हो लेकिन वैसा पानी में रहता हो जिस पानी में नमक का मात्रा कम हो। क्यों बोला ऐसा भाई, क्योंकि मान लो यहाँ पे हम लोग तुरंत पढ़े हैं यहाँ पे कि अगर नमक वाला पानी है तो इसमें क्या होता है, जो अंदर से पानी बाहर निकल जाता है, और ये अंदर से पानी बाहर नहीं निकलना है। वही बात बोला यहाँ पे। अलवणीय लेने का मतलब वही हुआ कि पानी को अंदर से बाहर नहीं निकलने देना है, ठीक ना। अब देखो इसका आगे कारण बताएगा क्यों। तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं, जलीय जीव ले लो और पौधे ले लो, पौधे का कोशिका है, पौधे ले लो। ये सब कहाँ का होना चाहिए भाई, पानी का होना चाहिए, ये जल और ये जीव और ये प्लांट, लेकिन वैसा पानी का होना चाहिए जिसमें नमक का मात्रा कम हो, ठीक। अब देखो कारण बता रहा है क्यों, क्योंकि पराशरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। देखो अगर यही नमक वाला जल रहता है, नमक वाला जल, तो उसमें का जो जीव होता है, जो प्लांट होता है, नमक वाला होता है, तो क्या करता है भाई, वो पानी बाहर निकाल देता है। देखो ये नमक वाला है, जल है, नमक वाला जल, तो नमक वाला जल क्या करता है, जो भी इसके पानी में जाएगा उसका पानी वो खींच लेगा, ठीक ना, पानी खींच लेगा। इसमें बोल रहा है कि पानी ग्रहण करना है। देखो वैसा कोशिका पराशरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं, तो जब जल को अंदर लेना है तो वहाँ पे नमक वाला पानी नहीं होना चाहिए। नमक वाला पानी होगा तो देख ही रहे हो कि जल खींच लेता है। ई है नॉर्मल पानी, ये क्या होगा, जल ग्रहण करेगा। तो वही बोला है कि नॉर्मल पानी लेना है, नॉर्मल पानी। अलवणीय मतलब नॉर्मल पानी लेना। अब क्लियर हो गया। अलवणीय मतलब नॉर्मल पानी, ये पानी खींचेगा पराशरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण पराशरण का एक उदाहरण है। जो पौधा का मूल होता है, जो भी रूट होता है उसका, वो क्या करता है भाई, जल का अवशोषण करता है। किस प्रोसेस से करता है, पराशरण प्रोसेस से करता है। क्लियर हो गया। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो बोल रहा है कि हम लोग पढ़ लिए कि कोशिका के जीवन में जो विसरण प्रोसेस होता है, विसरण क्या होता है, उच्च से निम्न की ओर कुछ भी फ्लो करता है, ठीक। जैसे गैस भी फ्लो करता है, गैस का आदान प्रदान होता है, हम लोग देख ही लिए। जल का भी आदान प्रदान होता है विसरण प्रोसेस से, पराशरण प्रोसेस से होता है। तो कोशिका के जीवन में ये सब होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विसरण और पराशरण, ठीक। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपनी बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है।
ई काम करने के अलावा भी विसरण क्या करता है, तो कोशिका को बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। देखो, विसरण द्वारा ही पोषण भी ग्रहण करता है कोशिका, मतलब बाहर से अंदर की ओर पोषण लाता है, खाने पीने की चीज लाता है। किस प्रोसेस से? विसरण प्रोसेस से। क्लियर? कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना और बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। अब बोला है कि कोशिका के अंदर अगर हर तरह का परमाणु अंदर आ रहा है या बाहर या अंदर से बाहर जा रहा है, तो किस प्रोसेस से हो रहा है? विसरण प्रोसेस ही हो रहा है। देख रहे हो, विसरण मतलब ये बता रहा है कि विसरण और परासरण प्रोसेस कोशिका के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार के परिवहन में और ये जो अंदर आना जाना बाना, ये जो अंदर आना और बाहर जाना लगा रहता है, इसमें ऊर्जा का आवश्यकता पड़ता है। ठीक, परिवहन मतलब वही हुआ, आना और जाना, तो इसमें ऊर्जा का आवश्यकता होता है। क्लियर? आ गया। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, और प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बता रहा है जो हम लोग पढ़ रहे थे। प्लाज्मा झिल्ली बोलो या कोशिका झिल्ली बोलो, यही ना है प्लाज्मा झिल्ली, यही पूरा प्लाज्मा झिल्ली है। या प्लाज्मा झिल्ली बोलो या कोशिका झिल्ली बोलो, या एक था और वर्णात्मक, क्या लिखा था? वर्णात्मक लंबा सा नाम लिखा था हिंदी में, सुधनिल यहाँ पे लिखा था ना, वर्णात्मक पारामागय झिल्ली। बहुत पढ़ने में लफड़ा कर रहा है। बस कोशिका झिल्ली याद रखना और प्लाज्मा झिल्ली याद रखना। वैसे तो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बता रहे कि बहुत लचीला होता है, एकदम लचीला होता है, और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होता है। पूछेगा कि प्लाज्मा झिल्ली क्या चीज से बना होता है, तो कार्बनिक अणुओं से, जैसे लिपिड और प्रोटीन से बना होता है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। आगे बोल रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। जो कोशिका का प्लाज्मा झिल्ली होता है, इसको हम क्या चीज से देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, बहुत हाई क्वालिटी का माइक्रोस्कोप होता है, उसी से देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन, मतलब कोशिका झिल्ली लचीलापन होता है एक कोशिका जीव में। तो एक कोशिका जीव को क्या फायदा होता है कोशिका झिल्ली के लचीलापन होने से, तो जो एक कोशिका जीव का जो कोशिका होता है, उसको बाहरी पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। कौन? ये कोशिका झिल्ली का लचीलापन होना। ठीक, ऐसी प्रक्रिया को, और जो एक कोशिका जीव बाहरी पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। पूछेगा एंडोसाइटोसिस क्या होता है, या कथन निष्कर्ष में एंडोसाइटोसिस का मतलब परिभाषा डाल देगा, बोलेगा सही है कि गलत है बताओ। तो अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। अमीबा क्या है भाई? एक कोशिका जीव है, और एक कोशिका जीव के बारे में बता रहा है कि जो एक उसका कोशिका होता है बाहरी पर्यावरण से भोजन और अन्य पदार्थ लेके अन्य पदार्थ ग्रहण करता है, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और ये कौन करता है भाई? अमीबा। अमीबा क्या है? एक कोशिका जीव है, इसी प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। क्लियर हो गया? अब बताओ, लूसेंट में ये सब चीज दिया हुआ है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, यहाँ पे जितना हम लोग डिफिनेशन पढ़े ये सब नहीं दिया हुआ है, और एग्जाम में यही सब पूछ रहा है। ठीक ना? तो आओ 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ है, कर लेते हैं उसको। 292 क्या बोल रहा है? एक कोशिकीय युगलिना जैसे जलीय जीव जल ग्रहण कैसे करते हैं। देखो, जो भी जलीय जीव है जल ग्रहण कैसे करता है, यहाँ पढ़े थे हम लोग। जल ग्रहण कैसे करता है भाई? जलीय जीव जो है जल ग्रहण कैसे करता है, तो परासरण विधि द्वारा करता है। परासरण विधि द्वारा करता है। दिखा दिए जलीय जीव जो भी है। अब जलीय जीव में एक नाम बता दिया है कि युगलिना क्या है भाई? जलीय जीव है। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। 293 क्या बोल रहा है? पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किसका उदाहरण है? बताओ। जो पौधों का जड़ होता है, मूल, देखो लिखा हुआ है एकदम मूल। पौधों का जो मूल मतलब जड़, जल का अवशोषण कैसे करता है भाई? परासरण प्रोसेस से करता है। क्लियर? 293 के बाद 294 पे आ जाओ। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। सही बात है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली नहीं होती है, ये गलत बात है, लचीला होता है। तो केवल कथन 1 सही है, ये वाला गलत दिया हुआ है, क्योंकि लचीला होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिपिड तथा प्रोटीन से बना होता है। ठीक,
और लचीला होता है, यहीं पे लिखा हुआ है लचीला होता है। और भी क्वेश्चन है। 294 हो गया, 294 हो गया, वही है 295 पे आ जाओ लास्ट। कोशिका झिल्ली से संबंधित कथनों पर विचार करें। चलो विचार करते हैं। कोशिका झिल्ली का कठोरता एक कोशिकीय जीवों को भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। एक कोशिकीय जीवों को भोजन करने में सहायता करता है, लेकिन कठोरता नहीं, लचीलापन। देखो लचीलापन, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों को भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है, लचीलापन। तो पहला कथन गलत है, यहाँ कठोरता दे दिया है। कोशिका झिल्ली की भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस करते हैं। अभी बता दिया कि क्या प्रोसेस को बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये वाला गलत है, केवल दूसरा सही है। तो भाई बायोलॉजी का चैप्टर 5 जो स्टार्ट किए हुए हैं, इसका आधा पार्ट करा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में कोशिका भित्ति से स्टार्ट करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे, ठीक ना। और बहुत मेहनत लगा, मतलब इस वीडियो को कंप्लीट करने में मुझे 2.5 दिन लग गया, 2.5 दिन। तो इसको सपोर्ट करना और शेयर भी करना कि सबके पास चला जाए, ठीक ना। बहुत एनसीईआरटी पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत।